बात करें मनोहर लाल जी, कैसे थे? मनोहर लाल जी के तो ऊपर शास्त्र लिखे जा सकते हैं जी। शास्त्र? हाँ, मतलब 50-60 किताब तो मैं ही लिखता हूँ। वो उनके ऊपर वही चुटकुला लागू होता है, मुतनाड़ा। कितने प्रतिशत मीडिया ऐसा है जो कभी बिका ही नहीं? तो सोसाइटी ने उसको ऐसा बनाया है और सोसाइटी का प्रभाव उस पे है। रही प्रतिशत की बात, जिस तरीके से ईमानदारी एक स्वभाव है, बेईमानी भी स्वभाव है यार। क्या चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम में तनातनी होती थी? नहीं, कोई तनातनी नहीं थी। ये तनातनी उसी प्रकार की है जैसे स्कूल में टीचर होता है, रात को 12 बजे जब तक चौधरी बंसीलाल का फोन नहीं आता था, कोई डीसी और एसपी सोता नहीं था। उत्तरी गया। इतना खौफ था आदमी, अगर रात चलाना सीखना हो तो चौधरी बंसीलाल को पढ़ना पड़ेगा। ये खट्टर साहब, ये जो सारे, ये बंसीलाल जी को कॉपी करते हैं। हम अक्सर सवाल करते हैं सरकार से कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने उस समय एक सवाल खड़ा किया कि सरकार के लिए तुमने क्या किया? अगर आप एक क्लर्क हो तो क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हो? भजनलाल, चौधरी भजनलाल जी राजनीति के उस दौर में प्रवेश किया उन्होंने जब कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी थी। ओम प्रकाश चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, आप करीबन ये मानो कि उन्होंने 20% कॉपी किया चौधरी बंसीलाल जी को प्रशासनिक पकड़ में। ओम प्रकाश चौटाला जी की दौर की सबसे बुरी बात ये थी कि उनका जो परिवार है वो संपत्ति बनाने में व्यस्त रहा, दबंगई में था। दबंगई कह लो आप। कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्रों की संपत्तियां ना हो। हुड्डा साहब को लेकर क्या कहना है आपका? हुड्डा साहब के बारे में तो लोग ही कह देते हैं, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। फिर भी हुड्डा साहब के बारे में कह देते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बड़ा चला इस दौरान। बात करूं मैं अब एट प्रेजेंट की, 3 नाम है आपके सामने, श्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। पहले नंबर पर आपके हिसाब से कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? ये रेस ही गलत है, ये तीनों अलग अलग दिशा में दौड़ने वाले आदमी हैं। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टार्ट अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी 1 महीना इलेक्शन का रह रहा है और जिसके पास या वीडियो देखने का टाइम हो, जितनी देर की वीडियो है तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो भाई टाइम वेस्ट ना करो आप, क्योंकि बड़ी सीरियस वीडियो है और हरियाणा की राजनीति की वीडियो है और इस लोकसभा पे चर्चा करते हुए यह वीडियो है। अब आप सोचेंगे किस पार्टी के नेता दौरे जा रहे जगदीप? ना, अब आप किसी पार्टी के नेता के पास नहीं जा रहे, लेकिन न्यूज समाचार का जो बड़ा नेता हुआ है उनके पास जरूर आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो रोहतक में धर्मेंद्र कुआरी हमारे भाई साहब और सीनियर जर्नलिस्ट के पास। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया हूँ भाई साहब। अब दर्शकों को भी सबको नमस्कार। सीरियस पत्रकार हैं सर आप, और लोग आपकी बात पे, जो हरियाणा में जितने भी यूट्यूबर हैं, लोग आप पे थोड़ा सा विश्वास रखे भाई। हाँ, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, हम जैसे यूट्यूबरों से तो बहुत ज्यादा है। विश्वास एक जिम्मेदारी होती है जिसको आपको हर हाल में निभाना होता है। हाँ। विश्वास रखना भी एक दबाव है, दायित्व है ये। अब विश्वास ना कर रहा हो, मेरे मन क्या चिंता है, आराम से सोता है यहाँ पे। तो ये जो विश्वास शब्द है ये बहुत ही गहरा है। एक बाप अपने बेटे को लेता है, आसमान में उछालता है, बेटा हंसता है, क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि उसका बाप है, गिराएगा नहीं। तो ये जो आपने विश्वास वाली बात की जगदीप भाई, ये चाहे आपके प्रति हो, चाहे मेरे प्रति हो, या किसी और साथी के प्रति हो, इस विश्वास को हर हाल में कायम रखना चाहिए। नहीं तो वो बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी है ना। विश्वास बहुत ही गहरी चीज़ है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। क्या बात है भाई। हम जितनी देर भी यहाँ पे इंटरव्यू में बैठे हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें सीखने आया हूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स की लाइन तो इतनी है बहुत ज्यादा, और मैं अभी तक सीरियस पॉलिटिशियन या सीरियस पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर ही हूँ भाई। जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिला है वहाँ पे उस स्तर पर ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा। और आज भाई साहब के पास आ रहे हैं तो बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी बातें आज राजनीति पे करांगे। किसकी कितनी सीट आऊंगी यह भी बात करांगे। भाई साहब, आप कितने साल से इस लाइन में हो? ये जो किताबों का संस्करण है ये मेरे ख्याल से 10% है, बाकी का 90% आप पढ़ चुके हैं। कितने साल से आप ये स्टडी का जो अभ्यास है आपका, पढ़ाई करने का? तो ऐसा है जगदीप भाई कि हर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो ये मान लेता है कि मैंने बहुत सीख लिया, समझ लो उसके है ना सीखने के दिन शुरू हुए हैं।
बहुत सीखना कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। हर रोज़ मुझे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मुझे अज्ञानी साबित कर जाता है। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। टीचर, पत्रकार, साइंटिस्ट कभी रिटायर नहीं होते, कभी उनका सीखना बंद नहीं होता। जिस दिन उनको लगता है सीख लिया, इट मीन्स या तो उनकी गिरावट हो रही है या फिर अब वो सीखने की शुरुआत करने वाले हैं। तो सीखना तो 20 साल तो करीबन मुझे एक्टिव जर्नलिज्म में ही हो गए, संस्थागत पत्रकारिता ही की है 20 साल। तो ये तो अपना गुरुकुल पॉलिटिक्स तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, बालक है ये तो, छोटा सा तो पौधा है। और ये भी इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब जो प्रिंट मीडिया है उसको कोई पढ़ता लिखता नहीं, आदत छूट गई लोगों की। किताब पढ़ना एक भारी भरकम काम है। अब वो हमारे वजह से जो गलत आदत पड़ गई बचपन से पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं लोग। पढ़ाई भी तो क्या है, आपका ज्ञान मेरे अंदर आ गया, बस इतना ही तो है। लेकिन असली प्रक्रिया है जानना, खुद को जान के आगे बढ़ना। तो किताब में भी उधार का ही ज्ञान है, इससे भी आगे की एक स्टेज है। खुद ने क्या किया, खुद ने क्या अर्जन किया, खुद ने क्या सृजन किया, तो वो वाली प्रक्रिया आ गया। तो वक्त 20 साल हो गए मुझे, 40 साल का मैं हो गया। और मुझे अच्छे से याद है कि मुझे जब मैं 6ठी क्लास में था तो पहली किताब मैंने नोवेल अपनी रुचि की पढ़ी थी, और उसके बाद आज तक शायद ही जिंदगी का ऐसा कोई दिन गया जिस दिन मैं पढ़ा ना हो। उत्तर क्या देखो भाई, राजनीति की बात करा तो 40 साल भाई साहब की उम्र है, 40 साल मेरी उम्र है। मैंने राजनीति में कभी काम करा नहीं, इन 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करा। अब आके इन 5.5 साल के बाद थोड़ा सा मैं सीरियस होया हूँ भाई, चलो अब इस पर काम करके देखते हैं। भाई साहब मिल गए, भाई साहब से मुलाकात होती रहो है। लेकिन सीखना एक निरंतर वाली प्रक्रिया है, जैसा भाई साहब ने बताया। आपने मतलब बहुत सारे पत्रकार देखे, यह सारा फील्ड आपके पास आके जा लिया। वर्ड आवा है गोदी मीडिया, वर्ड आवा है चमचा मीडिया, वर्ड आवा है पता नहीं इस टाइप, मतलब चौथा स्तंभ जो मीडिया को कौन है आपकी नजर में, नाम तो हम किसी का पूछ नहीं रहे, कितने प्रतिशत मीडिया ऐसा है जो कभी बिका ही नहीं? हम नाम नहीं पूछ रहे, 100 में से कितने पत्रकार ऐसे, अगर 100 थोड़े हैं 200 में से लगा लेते हैं, या 500 में से या 1000 में से, जो आज तक 1 रुपया भी कहीं से लिया नहीं, ईमानदारी से काम कर रहा है? देखो, इसका थोड़ा बीमारी की ना जड़ में जाना पड़ेगा आपको। भारत में अगर आप पत्रकारिता की शुरुआत मानो, वो ही अंग्रेजों के समय में जेम्स अगस्टिकी ने 1885 में पहला अखबार निकाला, द बंगाल गजट। वो बंगाल गजट 4 पन्नों का होता था, और उसने अपनी सरकार के जो मुखिया थे उस समय ब्रिटानिया गवर्नमेंट के, वारेन एंगिस्टन, उनकी ना धजिया उड़ा दी उस आदमी ने। उसको इतना परेशान किया कि आखिरी में जेम्स अगस्टिकी का अखबार बंद कर दिया और उसको डिपोर्ट कर दिया, लंदन में बाहर भेज दिया। ये तो पहले भी होती ही रही है। मतलब भारत में जो पत्रकारिता के दमन की शुरुआत है वो पत्रकारिता के जन्म के साथ ही होगी थी, शुरू होने पहले से। और मेरे एक मित्र होते थे, बुजुर्ग थे वो काफी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, कामरेड कृष्ण स्वरूप गोरखप्रिया, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कहते थे धर्मेंद्र, आजादी के समय जो पत्रकारिता थी वो थी मिशनरी। ओके। उसके कुछ साल बाद हम आज़ाद हो गए, तो हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो होगी प्रोफेशनरी, भाई मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो पत्रकारिता है वो है कमिश्नरी। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1975 में ये कहा था कि इंदिरा गांधी ने तुम लोगों को झुकने के लिए कहा और तुम लोग रेंगने लगे, 75 में। अब क्या हो रहा है, ये रेंगते रेंगते पत्रकार है ना पाताल लोक में घुस गए, खोदते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। आज के दौर का आप देख, पत्रकार कहाँ से आता है? पत्रकार ऐसा तो है नहीं आसमान में भगवान ने एक बनाया और जनता के स्पेसिफिक को छोड़ दिया। आप हो, मैं हूँ, कोई भी थर्ड आदमी, हम इसी समाज के नुमाइंदगी करते हैं जिससे हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम खेले कूदे बड़े हुए हैं। ठीक बात है। और अभी आप देखो कि पिछले, जैसे मैं अपने दादा के पास बैठता था बहुत, तब क्या दौर था कि किसी बूढ़े के पास पैसे ही नहीं होते थे, तो पैसे की बातें भी नहीं चलती थी, वो कब पिया मस्त रहेगा, अपनी जिंदगी काटती। अभी आजकल का जो दौर है, दिन प्रतिदिन है ना, पैसे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है बहुत। हर किसी को ललक है कि कमा लूं कमा लूं कमा लूं। तो ये जो कमा लूं वाली जो ललक है, ये पत्रकारों में भी आई है। अब आप उसको अलग कैसे कर दोगे? बस तू तो रह बढ़िया आदमी और हम माल कमाए जाएंगे, तो पत्रकार को आप अलग नहीं कर सकते। सोसाइटी ने उसको ऐसा बनाया है और सोसाइटी का प्रभाव उस पर है।
रही प्रतिशत की बात, जिस तरीके से ईमानदारी एक स्वभाव है, बेईमानी भी स्वभाव है यार। तो मैं ना तो बेईमानों को गलत मानता कभी भी, और ना ईमानदारों को गलत कितनी मानता। डिप्लोमेट बात कहाँ से उठा के लाए, जॉर्ज हेस्टिंगसन से लेके और अब तक में मतलब जो कर रहा है कर ना, दिया आपने। लेकिन जो ये पब्लिक है ना जी, ये बड़ी शानी है। इसको ना जगदीप, इसको सारी चीज़ों का बेरा है। ये ना अच्छी बात का बेरा है, इसने माड़ी बात का बेरा है, और ये तोलती है चीज़ों को। इनके इंटरेस्ट का होगा तो ये कहते हैं बढ़िया बात है भाई, नहीं होगा कहते हैं झूठ बोल रहे हैं भाई। ये सब पब्लिक आईना है। समाज सबसे बड़ी चीज़ है। समाज खुद तय करे कि उनको ईमानदार पत्रकार चाहिए, तो वो उसको खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है उस बेईमान पत्रकार चाहिए, तो वो बेईमान ऑलरेडी हो चुकी है जनता वहाँ की। गोदी मीडिया ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद ही आई है, गोदी में तो मीडिया हमेशा ही रहा है। पहले जो पत्रकार थे उनकी गोदी में आज़ादी थी, आज़ादी के लिए लड़े, उसके बाद देखा आज़ाद होगा, अब काम तो चाहिए, फिर सरकार के खिलाफ लिखने लगे। सरकार के खिलाफ लिखने लगे तो सरकार ने उनको बुलाना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े लाभ देने शुरू कर दिए। कोई सरकारी मकान दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। धीरे धीरे पैसे का प्रभाव बढ़ता रहा। अब जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने उस चीज़ को एक्सट्रीमली पहुँचा दिया। जैसे क्रिकेट में रन तो पहले भी बना करते, पर सहवाग आया, उन्हें धुआं उठा दिया, धुआं। टेस्ट भी वनडे में बदल दिया, वनडे में बदल दिया। तो मोदी जी ने करा कुछ नहीं है। क्रिकेट में रन पहले बनते थे, पत्रकार तो ऐसे ही पहले थे। अब एनर्जी ड्रिंक मोदी जी ने उनको एनर्जी ड्रिंक देके उनको दे चक्के वो चक्के ही बढ़ा दिए सारे। ठीक बात है। आपने हरियाणा की राजनीति पे 1966 से लेकर अब तक अब देखने लगा, 1920 से लेके सारा टोटली पढ़ रखी है। 1920 से लेके। हाँ। मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूँ, हाँ जी, सारे आपने लाल देख लिए, मनोहर लाल तक, चारू लाल। हाँ, देखा भी, इनको सुना भी, सुना भी आपने। हाँ, सबसे मिला भी। देवीलाल की हम बात करें, उनके सारे कुनबे अलग अलग हैं, सारी अलग अलग पार्टियां में देवीलाल की बात करें हैं। भजन लाल है, बंसी लाल है, वे भी अलग अलग होली है। मनोहर लाल है, ये भी अलग अलग होली है। सभी लालों में एक एक प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो क्या थी भाई जनता के लिए, वो क्या प्लस थे? सिलसिलेवार बता देता हूँ मैं आपको। चौधरी देवीलाल बागड़ के आदमी थे। बागड़ का आदमी मेहनती बहुत होता है। आप देखो कि पानी आप यहाँ जाओगे, आप 4 गिलास आ गए, 3 आप लोगों ने पी लिया, एक खाली पड़ा है, तो वो मैंने पिया है वो गिलास। बागड़ का आदमी सा हो, खराब नहीं करेगा चीज़ें ने। चौधरी साहब के बचपन से संघर्ष थे, और वो आज़ादी के आंदोलन से निकल के आए थे, जेल में रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि यार अंग्रेजों के शासनकाल में ना लोगों को बोलने का अधिकार नहीं, लोग बोल नहीं पाते, प्रॉपर लोकतंत्र नहीं था। हाँ, प्रॉपर लोकतंत्र नहीं था। तो जब उनके पास जब पावर आई तो उन्होंने किसान कम्युनिटी को ये बताया कि भाई ये जो डीसी बैठा है ना, यो तेरा नौकर है, तेरा मालिक नहीं है। तो इससे जाके इसका गाड़ा भी पकड़ सकता है, अपनी ग्रीवेंसेस भी रख सकता है। आम आदमी को उसकी ताकत, जैसे एक हाथी है, उसकी ताकत उसके कानों के पीछे है, बड़े बड़े कान है, उन्हें दिखता है कौन इतना बड़ा शरीर ले रहा हूँ, तो उसके अगर आप कान काट दो तो हाथी भी ध्वंस मचा देगा दुनिया में, जब उसको ये पता चल जाए कितना बड़ी साल का है प्राणी हूँ मैं। तो यही काम किया चौधरी देवीलाल ने, आम आदमी को ताकत दिखाई कि तुम यार बहुत ताकतवर लोग हो, तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो। तुम क्या चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम में तनातनी होती थी? नहीं, कोई तनातनी नहीं थी। ये तनातनी उसी प्रकार की है जैसे स्कूल में टीचर होता है और वो टीचर थोड़ा सख्त हो, तो उस समय बच्चों को ये लगता है यार ये ठीक आदमी नहीं है। मतलब चौधरी देवीलाल जी छोटूराम का जब पता लगा उनको कि चौधरी छोटूराम चीज के हैं, तो उसके बाद वो रिगार्ड करते थे, अपने बच्चों को भी बोल के गए कि सर छोटूराम के बारे में कभी खराब बात नहीं कहनी है। लेकिन कई बार फिर भी सुनने को मिल जाए, वो पता नहीं, लोगों ने पढ़ नहीं रखा। ठीक है, चौधरी छोटूराम की खिलाफत की उन्होंने, अपने गांव में की, चोटाला गांव में चौधरी छोटूराम के नारे लगाए उनके मुर्दाबाद के उन्होंने। लेकिन उन्होंने चौधरी छोटूराम ने उनको बुलाया अपने पास कि देख देवीलाल तू बढ़िया छोरा है, लेकिन तू कभी भी ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकता, सड़क का नेता ही रहेगा। ये आशीर्वाद था उनका। और आज देख लो देवीलाल जी सड़क के नेता के रूप में पहचान है। राज तो संभला ही नहीं, 5 साल सरकार नहीं चली उनसे, लोग तोड़ ले जाते थे उनकी सरकारों।
लेकिन चौधरी देवीलाल का हरियाणा के इतिहास में नाम इसलिए रहेगा क्योंकि उन्होंने किसान जाति को, किसान कमेरों को बोलना सिखाया, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, जाके डीसी के सामने, एसपी के सामने खड़ा होना सिखाया। ये चौधरी देवीलाल की काबिलियत थी। और उनके काम हैं जो मेनली जो काम है, उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन शुरू की, उन्होंने जो इलाका है लोहारू बारडा का, वहाँ पे स्लैब सिस्टम बिजली के किए, बच्चों को 1 रुपया देते थे स्कूल जाने पे, महिलाओं के लिए पीड़िया स्कीम। ये चौधरी देवीलाल के खानदान से पूछोगे, ये उनको भी नहीं पता ये बात। वो आपने देखा है वो कभी इनका अपने कामों पे वोट मांगते हो? चौधरी देवीलाल के नाम पे तो मांगते हैं वो, लेकिन काम नहीं पता उन्होंने क्या करके गया है वो। आज अपने दादा का नाम यूज करते हैं बस, वो पता नहीं है एक्चुअली में क्या थे वो। और उसके बाद राज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भी रह लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या क्या काम किए थे, कोई नाम भी लेता है उनका का? आप दुष्यंत चौटाला का या अभय चौटाला का बयान निकाल, उनको पता ही नहीं है कि अब क्या काम गिनवाने हैं, वो तो दादा के नाम का खा रहे हैं। तो ये बेसिक फर्क चौधरी देवीलाल परिवार में है। देवीलाल जी के बाद फिर देवीलाल जी के बाद ये कोई मतलब 1 2 3 वाली संख्या नहीं है, मैं लालों के हिसाब से मतलब पहले नंबर आपने देवीलाल जी के बारे में बताया, हम चाहते हैं कि बंसीलाल के बारे में थोड़ा सा बताओ। बंसीलाल जी हरियाणा के आज तक के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, ये मैं नहीं कह रहा, 2024 तक के। हाँ, आज जब से हरियाणा बना है 66 से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं चौधरी बंसीलाल जी। इसके कारण है, एक तो वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनके पास विजन था हाउ टू डेवलप अवर हरियाणा। उन्होंने सारे रोड बनवाए, हर गांव में वो बिजली लेके गए, हर जिला स्तर पे एक टूरिज्म का केंद्र बनाया, उठान योजना अपने इलाके में जहाँ पानी देखा ही नहीं किसी ने 10-10 किला में 100-100 कोस पे, वहाँ वो पानी लेके गए, स्कूल ठीक किए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, प्रदेश का अफसर ठीक करे। कहते हैं कि रात को 12 बजे जब तक चौधरी बंसीलाल का फ़ोन नहीं आता था, कोई डीसी और एसपी सोता नहीं था। उत्तरी गया, इतना खौफ था आदमी, अगर रात चलाना सीखना हो तो चौधरी बंसीलाल को पढ़ना पड़ेगा। ये खट्टर साहब ये जो सारे ये बंसीलाल जी को कॉपी करते हैं। जैसे कोई भी संत महात्मा है ना, वो ओशो को ही कॉपी करता दिखता है मुझे जी, क्योंकि ओशो को मैंने जितना पढ़ा, मैं जाना, मुझे सारे उनकी नकल मारते दिखते हैं। तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के वास्तव में निर्माता थे। दूसरा, आप देखोगे कि उनमें धन का खास वो नहीं था, वो धन नहीं कमाना, उनको ध्यान नहीं दिया कभी भी इस तरफ। इसलिए इन चारों मुख्यमंत्रियों में अगर आप देखो, 5 में सबसे कम संपत्ति उन्हीं के परिवार के पास है। बहुत ज्यादा अर्थोपार्जन नहीं करते थे। उस हिसाब से राजनीति में भी कम स्पेस पे यही रह गए। ये सूद कसूद की बात है। अकड़ू बहुत थे, खोड़ा कर, मतलब जो कमाया हुआ है ना उसने भी खो दिया करते। मरोड़िए थे बहुत ज्यादा, सत्ता में होते थे तो ऐसे सख्त मजाल कोई देख जाए उनका नहीं। सत्ता से हटे इतने नरम, बस किताब पढ़ने, खुद किताब ले आकर तो बहुत किताबें पढ़ते थे। चौधरी बंसीलाल वास्तव में आर्किटेक्ट थे हरियाणा के, और उस समय एक हरियाणा में एक परंपरा उन्होंने शुरू की थी। जैसे हम अक्सर सवाल करते हैं सरकार से कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन उन्होंने उस समय एक सवाल खड़ा किया कि सरकार के लिए तुमने क्या किया। अगर आप एक क्लर्क हो तो क्या आप अपना काम ठीक से कर रहे हो? अगर आप एक अधिकारी हो तो क्या आप अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो? भाई खट्टर ने क्या किया ये भी मायने रखता है, लेकिन हमने क्या किया सरकार के लिए ये भी मायने रखता है। चौधरी बंसीलाल ने उस समय हरियाणा इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि एक तो हम पंजाब से अलग हुए थे, पिछड़े हुए इलाका थे, लोग ये कहते थे कि तनख्वाह कहाँ से देंगे ये। तो चौधरी बंसीलाल ने क्या किया कि प्राइड की भावना भरी, हमारा भाई हमारा हरियाणा है, हम इसको बढ़ाएंगे। कास्ट पॉलिटिक्स वो नहीं करते थे, कोई मतलब नहीं था उनका कास्ट से। उन्होंने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझा, जिम्मेदारी समझी। उससे पहले जो प्रयोग हुए, जितने मुख्यमंत्री आए थे वो दल बदल, फलाना दिकड़ा, आया राम गया राम, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंदिरा गांधी जी ने उनको फ्री हैंड छोड़ा। उस समय तो एक इंदिरा गांधी को किसी प्रदेश में कोई बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें तो बंसीलाल जैसा मुख्यमंत्री हो तो बात बने। बोले इतने बंसीलाल कहाँ से लाऊं मैं। हरियाणा को डेवलप किया चौधरी बंसीलाल ने, और हरियाणा के लोगों ने मिल के किया। ये भावना अब खत्म होती जा रही है। तो चौधरी बंसीलाल का नाम इसलिए मतलब
सलाखों पे। जी हाँ जी। देवीलाल जी, बंसीलाल जी, भजनलाल। चोई भजनलाल जी राजनीति के उस दौर में प्रवेश किया उन्होंने जब कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी थी और वो इस नब्ज को पकड़ गए थे। ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं सच है कि झूठ। जब 100 रुपए बेचते थे तो 15 पैसे पहुंचते हाँ, थे। वो पहली जो टिकट है वो भी वो पैसे से लाए थे, ऐसा कहा जाता है। सच है झूठ पता नहीं। ठीक है। तो उस पैसे के प्रभाव को चौधरी भजनलाल जी ने समझा और फिर राजनीति भी वैसी भी। उस समय आप ये देखो, हवाला कांड, नरसिम्हा राव की सरकार बचाना, सबसे बड़े मतलब किंग मेकर थे उस समय चौधरी भजनलाल। कांग्रेस के हर संकट को उन्होंने टाला, चौधरी बंसीलाल को कोने में लगाया और चौधरी देवीलाल को कोने में लगाया। एक समय तो एक छत्र राज रहा है चौधरी। श्रूड माइंड थे, सातिर दिमाग थे, लेकिन जुबान इतनी मिठी थी उनकी कि दुश्मन को भी अपना बना लेते थे। चौधरी भजनलाल, अगर कोई व्यवहार कुशलता की पढ़ाई करना चाहता है ना, चौधरी भजनलाल से सीखा जा सकता है कि दो विपरीत विचारधाराएं, उनमें सामंजस्य कैसे बनाया जाए। तो ये चौधरी भजनलाल जी से सीखा जा सकता है, जो उनकी औलादों ने भी उनसे नहीं सीखा जी। हाँ, नेताओं के साथ या हीरो हीरोइनों के साथ क्या दिक्कत आती है, इनके बच्चों के साथ लोग तुलना करते हैं कि इनके बाप दादा किसे थे। अब नहीं जाते बच्चे उसमें। कल को मेरे बेटे से तुलना करो, अच्छा मतलब पत्रकार बन जाए तो नहीं बनेगा, उसे क्या पता बने भी नहीं। बाप बेटे का तो चुटकुला भी आपका वायरल है। हाँ तो चौधरी भजनलाल मतलब नाइस मैन थे, पर करप्शन के उनके ऊपर एक इश्यू रहता है। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा को जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में उनका काम था। उन्होंने बहुत सारे उद्योग धंधे यहाँ लगवाए और हरियाणा को डेवलप करने में उनका भी योगदान था। उनके बाद फिर हम आते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला जी, आप करीबन ये मानो कि उन्होंने 21% कॉपी किया चौधरी बंसीलाल जी को प्रशासनिक पकड़ में। ओम प्रकाश चौटाला जी की दौर की सबसे बुरी बात ये थी कि उनका जो परिवार है वो संपत्ति बनाने में व्यस्त रहा। दबंगई में था। दबंगई कह लो आप उसको, बदतमीजी कह लो आप उसको। क्या जब तीनों लाल थे उस टाइम पे ये माहौल नहीं था? नहीं, ये माहौल खराब हुआ समय के साथ आया। देखो पहले क्या था, गांव में भी कोई बड़ा गलत काम करता था तो काका ताऊ पड़ोसी को टोक दिया करता, मार भी दिया करता। आज आप कुछ कर लो, आपको कोई टोकेगा नहीं। आपका बेटा चाचा भी नहीं कुछ कर रहा है, आपका पड़ोसी भी नहीं टोकेगा उसको। अब क्या हालत हो रही है, रोज तक की बता देता हूँ। कोई आदमी साइड में 2 जने लड़ने लग रहे हैं, पहले क्या था, लोग रुक के देखने लग जाए, देख के हो रहा है। ये तो कोई रुक के भी नहीं देखता, लड़ तो मरो खपो हालत, अब किसी ने कोई मतलब नहीं। तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज कब आया? 84-87 वाले तो भूल जाओ उन चीजों को। तो सही मायने में तो उन्होंने बंसीलाल जी की सरकार तोड़ के बनाया और 2005 तक का ये टर्नओवर था। ये टर्नओवर उनका, उनके 2 बेटों का टर्नओवर था। उस दौर की तो हजारों कहानियां यार, उसका तो अभी बहुत ज्यादा पुरानी बातें थोड़ी हैं वो। आप कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्रों की संपत्तियां ना हो। अरबों रुपए के मालिक हैं। तो वो जो धन इन्होंने कमाया, एक नंबर का तो है नहीं इतना पैसा। 1-2 पता नहीं, ये धन होता है, किसी तरीके से आ जाए। 100 के नोट की वही वैल्यू है। हाँ, वो चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो जी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज बहुत अच्छा था, खराब नहीं कह सकते आप उसको। उन्होंने आज तक का इतिहास उठा लो, गांव को सशक्त करने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा योगदान है। हर गांव को उन्होंने पैसे दिए, हर गांव में उस दौरान पैसा पहुंचा। सरपंचों को ताकत दी। जो सरपंच अब रो रहे हैं ना, ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको मजबूत किया यार, इनको ताकत दी। वो मानते थे ग्राम स्वराज की व्यवस्था को। पढ़ते लिखते बहुत हैं चौटाला साहब, आपको ना पता हो तो। और उन्होंने जितना सीखा, पढ़ लिख नहीं पाए वो, एकेडमिक तो 10वीं अब करी उन्होंने, लेकिन पढ़ते हैं वो। दूसरा, उनके पिताजी ने उनको भेजा बाहर विदेश यात्राओं पे। उनके पिताजी हर छुट्टी में उनको पैसे दे दिया करते, चौधरी देवलाल लाई इतने रुपये और जा घूम के कितने भी तेरा जी कर रहा। तो उन्होंने, एक होता है पढ़ के सीखना, एक होता है कढ़ के सीखना। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कढ़े हुए आदमी हैं। उन्होंने उनके ज्ञान का कोई सानी नहीं है, मेरा बड़ा संपर्क रहा है उनसे। वो किताब भी लिख रहे थे अपनी विदेश यात्राओं पे। अब वो जेल जूल चले गए, बाद में शायद ना लिखी गई हो, पर वो लिख रहे थे बहुत अच्छी किताब। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी हरियाणा का विकास करने में बड़ा योगदान, सड़कों का निर्माण पे भी काफी चर्चाएं चली। अगर वो अपने बच्चों पे अंकुश लगा पाते। उस दौरान एक चार्जशीट छपी थी, आपको याद हो तो, ये भूपेंद्र हुड्डा, शमशेर सिंह सुरजेवाला, करण दलाल, इन्होंने एक चार्जशीट छापी थी
और उस चार्जशीट में चौटाला परिवार की संपत्तियों का खुलासा किया था उन्होंने, राज्यपाल को दी थी वो चार्जशीट। तो उसकी चार्जशीट की शुरुआत थी 22 नंबर की, बीड़ी पीने वाला, हवाई चप्पलों की यात्रा करने वाला और रोडवेज की बसों में धक्के खाने वाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इतने संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, उसकी शुरुआत थी ये। हालांकि किसान के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल सालों में अच्छा तो बहुत बढ़िया सीएम थे वो, अगर वो अपने परिवार पे अंकुश लगा किसान वर्ग के लिए अच्छे थे आपके हिसाब से चौटाला साहब? वो अपने परिवार के किए हुए नतीजों का भुगतान उन्होंने किया है, नहीं तो सीएम बहुत अच्छे थे। हुड्डा साहब को लेकर क्या कहना है आपका? हुड्डा साहब के बारे में तो लोग ही कह देते हैं, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। फिर भी हुड्डा साहब के बारे में कह देते हैं कि वो पुराने रोहतक के का विकास किया उन्होंने, बस सोनीपत, झज्जर और रोहतक अपने एरिया पे फोकस और कर कुछ पाए। लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बड़ा चला इस दौरान। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक काम अच्छा किया। पहले ये जो रोहतक थी ये पुराने हिसार में रहती थी। अभी जितने भी सीएम के अपने नाम गिनाए हैं ये सारे सीएम पुराने हिसार के हैं। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा जब रोहतक के सीएम बने तो उनके मन में एक ललक थी कि यार मैं अपने इलाके का तो सुधार करूं। तो उन्होंने अपने इलाके का सुधार किया। यही वजह है कि भाजपा आज यहाँ उनको तोड़ नहीं पा रही। काम किए हैं तभी तो स्टैंड कर रहा है, काम किए हैं तभी तो अगला उसका बेटा जीत रहा है, काम किए तभी तो वो जीत रहा है, तभी तो पुराने रोहतक की सीटें उनको आती हैं। तो पुराने रोहतक का अगर किसी ने पुनर्निर्माण किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसका उनको लंबे समय तक लाभ मिलेगा। लेकिन पुराने रोहतक से बाहर निकल के नहीं देखा, इसका नुकसान उनको सारी उम्र रहेगा। अगर वो पुराने रोहतक के साथ साथ चौबे बंसीलाल की तरह थोड़ा थोड़ा विकास सारी जगह पे कराते तो हो सकता है आज सिचुएशन कुछ और होती है उनके साथ। लेकिन एक क्षेत्र विशेष तक सिमट गए वो। ओके, बात करें मनोहर लाल जी, कैसे थे? मनोहर लाल जी के तो ऊपर शास्त्र लिखे जा सकते हैं जी। शास्त्र? हाँ, मतलब 50-60 किताब तो मैं ही लिखता हूँ। मतलब कुछ बताओ थोड़ा सा ही। वो उनके ऊपर वही चुटकुला लागू होता है, मुतनाड़ा है जी। एक्चुअली में मनोहर लाल जी है ना, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि क्या वो भोले भाड़े शरीफ इनोसेंट से हैं? बहुत कुराट आदमी है जी। मनोहर लाल जी सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनों को निपटाया है अपनी पार्टी के लोगों को, मनोहर लाल खट्टर नंबर 1 है। उसने संघ का जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता, बीजेपी से जुड़ा हुआ हर पुराना कार्यकर्ता, उसको निपटा दिया सब। मनोहर लाल खट्टर जी सातिर हैं बहुत ज्यादा, पिछले सभी मुख्यमंत्रियों से। हाँ, सबसे ज्यादा सातिर आदमी है। ये तो भला को आ गया, हुड्डा को भी। हुड्डा साहब ने भी बहुत निपटाए। कैप्टन अजय यादव जी दबाए रखे, किरण चौधरी दबाए रखी, राविंद्र जी तो भाग ही गए। कैप्टन अजय यादव के साथ बहुत बुरी करी, सबके साथ करी। लेकिन ये आदमी तो ये है कि कंधे पे हाथ धरता है और पीछे ठोक दे। लेकिन काम अच्छे कुछ इनके भी हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी ने मठ ही मठ मारा है जी। कुछ अच्छे काम किए मनोहर लाल जी ने। जो पहला टर्म है उसमें सरकारी नौकरियां काफी हद तक ईमानदारी से दी। काफी हद तक का मतलब 100% नहीं? 100 तो नहीं, 100 तो हरियाणा में आप धार कार्ड हो, धार कार्ड है जमींदार, तो उसमें पानी ले जाए बाल्टी में ठंड धोने खातर, तो ठंड धोने के बाद भी पानी रख ले उसमें एक चढ़ू, तो आप किसी का देख लेना। ये हरियाणा है, यहाँ प्योर नहीं हो सकता। प्योर नहीं हो सकता। कहते हैं हम कि दूध दही का खाना वही हरियाणा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्योरिटी तो उसमें भी नहीं थी। प्योरिटी होती HSSC पकड़े नहीं गए इन्हीं के HPSC में पकड़े गए। HSSC के चेयरमैन तक पे छिटे आए हैं। अब इनके HSSC के जो पूर्व सदस्य रहे हैं या HPSC के पूर्व सदस्य रहे हैं, इनकी संपत्तियों की जांच करा के देखो ना, महल बना के रहने लग रहे हैं। कहाँ से आया वो पैसा? प्योरिटी कुछ नहीं थी, लेकिन वहाँ की काफी हद तक उन्होंने बच्चों को लगाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनके कौन से बालक खेलने थे, अपने बालक तो थे नहीं, तो भाई इन्होंने ईमानदार से ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए। काफी हद तक बहुत अच्छे काम, उनके 2 अच्छे काम हमेशा याद किए जाएंगे। काफी हद तक अच्छी नौकरियां देना, ईमानदारी देना, वो उन्होंने साफ कर दी। इस टर्म में जो पहले टर्म में कमाया, इस टर्म में गंवा दिया। वो आप देख लो, CAT के भटक रहे हैं लोग।
बारात निकाल रहे हैं खट्टर की, बेरोजगार। जो अपने काम थे ना वो भी नहीं संभाल पाए। और रही सही कसर भी अपने चिल्ला सौंप दिया हरियाणा पे। खड़ाऊ सरकार जिसको कहते हैं, हरियाणा में खड़ाऊ हार में तो आप भी कमजोर पड़ जाओगे ना, आपके बच्चे भी आपको दोस्त दे देंगे। हरियाणा में कमजोर नेतृत्व तो नहीं चाहिए, किसी को घर में भी नहीं चाहिए। मेरा बाबू आज नरम पड़ गया ना, मावी हो जाए मेरा बाबू, करड़ा आदमी चाहिए यहाँ पे। खड़ाऊ सरकार का जो कॉन्सेप्ट है बीजेपी का, वो बीजेपी में चलता होगा, और प्रदेशों में भी चलता हो, हरियाणा में नहीं चल सकता। यहाँ के लोग आप देख लो, इनकी कास्ट पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वो भारी पड़ रहा है सिर्फ खड़ाऊ होना नायब सैनिक के। आने वाले समय में और चैलेंजिंग हो जाएगा, सद देगा वो मामला सारा। अच्छा आप एक बात बताओ ना यार, एज ए हरियाणवी मैं चाहूंगा यार मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मजबूत होना चाहिए भाई। राजनीति योगी वर्ग होना चाहिए। हाँ भाई, योगी हो, मोदी हो, कोई हो, भाई मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री सख्त होना चाहिए। ये योगी पोगी तो ईब आए हैं जी, उससे पहले तो हम योगी देख चुके हैं यहाँ पे। हमारे तो सारे योगी हैं, सारे योगी। योगी तो यूपी ने ईब देखा है, महाराज तो जानते ही योगी हैं, हर घर में योगी है। हम तो सख्त, हरियाणा का आदमी टफेस्ट आदमी होता है। सारे क्लाइमेट है हरियाणा में, ऐसा कोई प्रदेश है जहाँ पहाड़ भी हो, जहाँ रेगिस्तान भी हो, जहाँ खद्दर भी हो, जहाँ बंगर भी हो, जहाँ ब्रिज भी हो, ऐसा कोई प्रदेश है? इतना है प्रदेश है, निराला प्रदेश हमारा। 8 तो बोलियां हैं यार अपने हरियाणा में, और किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा। पूरे तमिलनाडु में घूम लो एक लैंग्वेज है, पंजाब में घूम लो एक लैंग्वेज है। हमारा 8 तरह की बोली बोलते हैं हम, हमारा प्रदेश ही अलग है यार। कोस कोस पे बदले वाणी, 4 कोस पे बदले पानी। ये हरियाणा है। संत, फकीर, महात्मा, सूफी, पता नहीं क्या क्या इस देश में हुआ है। ये तो देश है, हरियाणा एक देश में देश। उप प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा से था। वो प्रधानमंत्री तो हिम्मत को नहीं है उनकी, तो मैनेज अच्छे मैनेजर नहीं थे, मैनेज कर जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, कोई खास बात थोड़ी थी। बात करूं मैं अब एट प्रेजेंट की, 3 नाम है आपके सामने, श्री मनोहर लाल जी, दुष्यंत चौटाला जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। पहले नंबर पे आपके हिसाब से कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? ये रेस ही गलत है, ये तीनों अलग अलग दिशा में दौड़ने वाले आदमी हैं। आपके हिसाब से प्योर राजनीतिक आदमी कौन है? दुष्यंत चौटाला पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे राजनीतिक कौन है, दीपेंद्र हुड्डा या मनोहर लाल? तुलना बेमानी है, सच बताऊं तो। राजनीतिक पूछ रहा हूं मैं, राजनीति कौन राजनीति कर सकता है? दोनों के अपने स्टाइल है, देखो दोनों कामयाब कौन है? दोनों कामयाब है, दोनों का स्टाइल कामयाब है। दोनों। लेकिन आप एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है, तो फर्क तो इतना ही है ना, एक बनना चाहता है, एक बन चुका है। ओके, चलो अब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हटा देते हैं। एक साइड दुष्यंत है, एक साइड दीपेंद्र है, ठाडा कौन सा? आज के दिन तो दीपेंद्र है। दीपेंद्र ठाडे आदमी? आज के दिन। ओके, क्योंकि उसका तो बुरा टाइम लग रहा है। वो तो कल आप ये सवाल मेरे से 2 महीने पहले पूछते तो दुष्यंत ठाडा था, वो मुख्यमंत्री था प्रदेश का। आज हरियाणा के लाखों लोगों की नफरत का केंद्र बिंदु है, ये लाखों लोगों का प्यार का बिंदु है। फर्क है, सिचुएशन बदल गई ना। अब हो सकता है 2 महीने बाद के सिचुएशन हो, चुनाव के नतीजे आने के 2029 में हैवी कौन हो सकता है? अभी तो मुझे लगता है कि टाइम दीपेंद्र का ही है। रीजन है उसके पीछे ना, रीजन है। दोनों जिस जाति का प्यार इनको मिलना चाहिए, कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में चलती है जी। तो आपने तो रोड़ा करवा दिया रणजीत चौटाला आपका इंटरव्यू था वो? था, मैं तो मेरी ऐसी नहीं है तो इंटेंशन नहीं थी। हाँ, इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इतना सीरियस पॉलिटिशियन जब ये बात बोल रहा है, गलत भी नहीं बोला। सच बताऊं, मैं आज भी मतलब उनकी जगह मैं आप उनके जाने फिर शक्का करवाओगे अगर मैं उनकी जगह पॉलिटिक्स में होता जी तो मैं अड़ जाता जी। मन ने कुछ गलत नहीं कहा, वोट ना दो ये 36 बार, मन ने जो कहा पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा और मैं उस पर कायम हूं। ब्राह्मण जातिवाद करता है ये बात कोई नहीं, ब्राह्मण आदरणीय हमारे दादा यजमान, लेकिन मन ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। मैं अड़ा रहता अपनी बात पे, चाहे हार जात 36 बार। क्षत्रिय आदमी आप इलेक्शन करवाओगे, मजाक के तलवार वो नहीं करेंगे। चोइस साहब कुलदीप बिश्नोई जिनके कार्यक्रम में नहीं जा रहे, भव्य बिश्नोई कुछ कुछ लिख रहे हैं, देखो ये इलेक्शन करवाओगे आप? मुझे नहीं लगता कि आज के दिन, देखो खुद चुनाव लड़ रहे हो ना तो अलग बात है, आप चुनाव किसी और की खिलाफत कर रहे हो। आजकल उल्टा रिएक्शन होता है, बच्चों को व्यापक होगा नहीं, वो काम ना करो वो जरूर करेगा। ये बहुत अलग तरह की पॉलिटिक्स है। 2 ही तरह के वोटर हैं, एक वो हैं जो मोदी जी को तीसरी बार देखना चाहते हैं,
एक वो है जो मोदी जी को किसी भी दो ही टाइप के वोटर, सही कह रहे हो आप, मोदी खत्म हो पक्ष चुके में हैं। या उसके खिलाफ में, हाँ। बस। आप देखो कि कांग्रेस ने अभी तक टिकट घोषित नहीं की है, कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा वोटरों पे। जिसने बीजेपी को वोट नहीं देना वो कांग्रेस ने देगा, हर साल में देगा। कैंडिडेट जगदीप आजा, क्या कोई विकास से कोई लेना देना नहीं? विकास हुआ का, चलो हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, विकास बदले। एक लोकसभा सांसद कहाँ का विकास करवा सकता है बताना? साल के 5 करोड़ मिले, 5 करोड़ रुपए एक गली कौन बनाए? गली 5 कौन करोड़ बनाए? उसका काम है केंद्र में कानून बनाना। इनसे यार उम्मीद ही गलत लगाते हैं लोग। लोकसभा के सांसद से काम करवाएगा, ये उम्मीद क्यों लगा रहे हो? लोकसभा के सांसद का काम है देश के लिए कानून बनाना। किसी क्षेत्र विशेष में कोई खास समस्या हो तो उसका ध्यान पार्लियामेंट की तरफ खींचना, उनकी डिबेट में हिस्सा लेना, ये तो काम है यार। और उन्हें तो ये पकड़ के खड़े हो जाए, काम को नहीं कराया, क्या करेगा बेचारा काम? उसका कोई रोड काम ही नहीं है यार उसका। रोड तो बनाने का काम काम नहीं नहीं है। रोड बनाने का काम तो पीडब्ल्यूडी मंत्री का नहीं है हरियाणा के। उसके लिए मैकेनिज्म यार, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो बनाएगा रोड, मंत्री थोड़ी बनाएगा। लेकिन ये आसान सा टारगेट होगा ना, मंत्री को टारगेट करना इस काम के लिए। नहीं, करना नहीं चाहिए ना। आपको ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट में उसकी हाजिरी कितनी रही, कितनी डिबेट में हिस्सा लिया, कितने कानूनों में हिस्सा लिया। उसके ऊपर यार, ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने ये पार्लियामेंट्री व्यवस्था लिया है जी। वहां लोग कैसे चुनते हैं अपना सांसद, यही तो देखते हैं ये कितना एक्टिव रहा। उसमें तो दीपेंद्र ही नंबर 1 पे है मेरे ख्याल से। और जो भी रहा हो, दीपेंद्र रहा हो, कोई और रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोगों को इनसे काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सांसदों से। इतना देख सकते देश का हो। नेतृत्व हाँ, देखिए, इतना देखो कि चारित्रिक रूप से आदमी ठीक हो यार। अच्छा नहीं लगेगा कोई सांसद दारू पिल्ला हो या संसद में सो रहा हो, एक्टिव हो, आपके एरिया की समझ हो उसको। अब अश्विनी चावड़ा जी आगे थे करनाल से, अगले चोपड़ा, हाँ चोपड़ा जी, उन कौन बेरा था हल्के कितने हैं, बोले पता करूंगा बताऊंगा। बाहर का ना हो, सबसे पहले आपके एरिया का प्रतिनिधित्व करने वाला आपके ही एरिया का रहने वाला होना चाहिए। बाहर का कॉन्सेप्ट गलत, ठाके टिकट दे दी उड़ता है, क्यों भाई? अपने एरिया में लड़ ले या राज्यसभा में चला जाए। लोकसभा में तो आपके क्षेत्र का ही व्यक्ति होना चाहिए। ओके, अब वही सवाल भाई जो आप बात देखो, ये तो चीज मैंने खैर जरूरी थी मेरे जाने के लिए। 10 लोकसभाएं सर, पहली 3 सेफेस्ट सीट भाजपा की कौन सी है? पहले 3 तो सेफ नहीं बता सकता मैं, दो सेमी सेफ कह सकते हो आप। चलो एक मिनट, मैं इस सवाल को थोड़ा सा 2 मिनट बाद पूछता हूँ। अभी रिसेंट में एक मीटिंग हुई थी मनोहर लाल जी की करनाल में, मेरे ख्याल से सारे पूरे हरियाणा के पंजाबी आए थे। मैं बता देता हूँ आप जो जानना चाह रहे हो जी। तो एक बाबा था कहीं पे जी, तो वो मौन व्रत रखा हुआ था बेचारे ने। गांव के उत्ता ने सोचा कि इसका मौन व्रत तोड़वावा, तो कुआं में लटका दिया पांव पकड़ के। बोला क्या तो बोल नहीं गिरा तो क्या करेगा आदमी? बोलेगा। तो भाई इनसे बाबू बस 2 आदमियों से डरना चाहिए आदमी को, एक तो राजनेताओं से जो सत्ता में बैठा उससे, और एक ये बाबों से, ये पता नहीं क्या करा दें। ठीक है, तो एक मीटिंग हुई। एक्चुअली क्या था, खट्टर साहब जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं उनको अपनी जाति के वोट तो चाहिए सारे के, लेकिन उसने राजी नहीं बोला वो किसी से भी। 9.5 साल में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा उनकी उस जुंडली के अलावा, जो जोहार टाइप के जो लोग थे, जो जहर बुझे लोग थे, उनके अलावा। जो जहर बुझे लोग कहता हूँ, जहर बुझे तीर नहीं होते हैं, ये जहर लगा होता था। हाँ जहर लगा होता था। वाह जी बहुत बढ़िया मनोहर जी, आपकी तो हवा है। ये मरवते हैं लोग ऐसे। खट्टर साहब 9.5 साल इसे उसमें काट गए, हवा है खिसक ना हवा, खिसक एकदम हटा दिए। राज और खास तो खुद करने में मजा आता है। तो हुआ क्या, गलती होगी बेसिकली, अति उत्साह में आदमी है ना, गलती होगी। मनोहर लाल खट्टर से एक बहुत भारी भूल कर बैठे हो। भूल ये हुई कि करनाल विधानसभा क्षेत्र पे नायब सैनिक का कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से उतारना सूट नहीं करता। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे एक कम्युनिटी का एकाधिकार है वहां पे, और वहां पे वो लोग समझते कि हमारी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करें, और पंजाबी कम्युनिटी का इसलिए ज़्यादा एग्रेशन बनता है इन बातों में, क्योंकि वो 1947 में जब हरियाणा में आए थे
और लुटे पिटे लोग थे बेचारे, और मेहनत करके आपने कामयाब हो या शहरों में अपना अधिकार स्थापित किया, धंधे स्थापित सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है हाँ, सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, स्ट्रगल किया है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है दलित समुदाय ने। अब मैं बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को इस बात से। मुझे एक माता जी के बारे में कहा एक ने कि मेरी माता जी लोगों के बर्तन मांजती थी। मैंने कहा बहुत शर्म की बात है, उन्होंने इतना मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा किया, ये आपके लिए प्राउड की भी बात है। लेकिन आप ये मत कहिए कि वो सबसे घृणित काम था। सबसे घृणित काम है सीवर की सफाई करना, जो दलित समुदाय बिना किसी शिकायत के आज भी कर रहा है। बर्तन तो ला मैं तेरे मांज दूं, तू मेरे मांज देगा यार, बर्तन के है। हालांकि मांजना एक प्राइड की बात है, मतलब वो आपका ईगो ना, लंगर में हम सारे बर्तन ना मांजते हैं, ठीक बात है। लेकिन आप मेरा सीवर साफ करके देखो, दलित समुदाय कर रहे हैं बिना शिकायत के। कभी कहते सुना है किसी दलित समुदाय के आदमी को कि हमारे पूर्वज सीवर सफाई कर रहा है बेचारा, कभी शिकायत नहीं की उसने। तो मेहनत बहुत की पंजाबी कम्युनिटी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराणी बहन की वो जो हरियाणा के ऑलरेडी जो लोग थे ये मेहनत नहीं करा दे। मेहनत तो मेरे बाप दादा बेचारे सारी उम्र करते, मैंने तो आंख खुली तब से मेहनत करते थे। तो फिर जब वो कई रात ऐसी गुजरी हैं जब खेत में गेहूं की फसल तैयार है, रोड़े पड़ गई, क्या मेहनत नहीं की थी? अभी भी हो जाए, मेहनत करी थी बेचारे ने। ये तो जो मेरे मेहनत करके मेरे बाप दादा तो अमीर, कैमरा मैन इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई, मेहनत करके मेरे बाप दादा तो अमीर नहीं बन पाए। पंजाबी कम्युनिटी मेहनत करके क्यों अमीर बनी? क्योंकि वो कारोबार करते थे। कारोबार ही मेहनत पे भारी पड़ता है हमेशा। एक के दो पीसे तो कारोबार में बनते हैं भाई, खेती में नहीं बन सकते। खेती जुआ है। मेरे बच्चा खेती कौन करे? कोई नहीं करेगा खेती। मन्ना गेहूं काटी है, लामनी करी, सारे काम करें क्योंकि मेरे बाप दादा करते आ रहे हैं यार, बिना किसी शिकायत के करते आ रहे हैं। तो पंजाबी कम्युनिटी ने मेहनत करी। मैं उसी सब्जेक्ट पे आता हूँ। मीटिंग हुई वो, हाँ मीटिंग महाराज गलती हुई। गलती क्या हुई? नायब सैनिक को उतार दिया एक ऐसी सीट पे जहां पे पंजाबी कम्युनिटी का अधिकार बनता है एमएलए बनाने पे, क्योंकि लंबे समय से एक आध अपवाद को छोड़ दें तो वहां पे पंजाबी समुदाय का नेता ही विधानसभा में चुना जाता है। अब खट्टर साहब ने नो तो बेरा कौन था कि 9.5 साल में तू किसी से ठीक से बोलना नहीं, तो तेरे कहने से लोग वोट नहीं देंगे। वहां पे अंदर खाते पंजाबी कम्युनिटी में विरोध शुरू हो गया कि एक तो सीट थी और या भी दूसरी कम्युनिटी को दे दी। वो रोष इतना बड़ा कि इनपुट आते हैं सिक्योरिटी के, एजेंसीज के। खट्टर साहब और नायब सैनी जी की नींद आराम हो गई। एक बाबा की मदद ली गई। 48 समाज के गणमान्य लोग बुलाए गए कि एक समाज के 48 लोग जी, कि आप लोग कैसे हवा को हमारे पक्ष में कर लो। उसमें 10 लोग आए नहीं, अलग अलग कारण बता के बैठे। बाकी लोग आए, उन्होंने कहा जी ऐसा है, आपने कर दिया, मठ मार दिया हमारा। आप इनको लौटाना था कहीं और खाली करवा लेते। आपने तो आने वाले समय में पंजाबी कम्युनिटी के युवाओं के लिए रास्ते बंद कर दिए विधायक चुने जाने के, और हम आपके इस गुनाह को माफ नहीं कर सकते। जैसी खबरें छन के आ रही हैं उनकी उस मीटिंग की, क्योंकि आजकल अखबारों में खबरें और वेरीफाई हो गया, दिखाते नहीं लोग, विज्ञापन लेते हैं सरकारी, तो वो नहीं छाप सकते। डीपीआर आपका विज्ञापन रोक देगा। तो जितनी भी आई, फिर भी किसी ने हास किया है वहां पे खबरें छापने का, और वो खबर उसका 10% है जो मीटिंग में हुआ। तो उन्होंने कहा बाबा ने कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दो। तो बोले जी करनाल विधानसभा में राष्ट्रवाद कहाँ अड़े आ रहे, यहाँ कौन सा राष्ट्र को खतरा? राष्ट्र तो को खतरा तो बॉर्डर पे जाके होगा। करनाल विधानसभा में नायब सैनी जीते या कोई और जीते, क्या फर्क पड़े? तो कहने का मुद्दा ये है, बात ये है जो हो रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की खुद की सीट खतरे में है और नायब सैनिक की भी सीट खतरे में है अगर कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट दे तो। लेकिन बीजेपी इसलिए मजबूत नहीं है कि बीजेपी बहुत बड़ा मतलब काम कर रहा है। बीजेपी है तो 70% कांग्रेसियों की पार्टी, भारतीय मोदी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बच रही है। उसमें जो खट्टर साहब जैसे जो लोग हैं, ये लोग इसलिए मौजूद हैं। कांग्रेस अगर मान लो ऐसा कैंडिडेट उतार दे जो सैनिक को जीतने में मददगार हो, तो फिर जीत जाएगा वो। अल्टीमेटली लोगों ने देखना है भाई कि हमारा चलो सीएम तो बन रहा है,
यहाँ तक उस मीटिंग में शिकायतें हुई कि तेरी कोठी पे किसी कोई घुसाया है क्या कभी किसी को। आदमी अकड़ जो थी वो अकड़ सत्ता के साथ चली जाती है। आदमी जब आसमान में होता है जगदीप भाई, आदमी उड़ उड़ दिखे, और जब जमीन पर जब बेरा लगे 6 फुट आदमी है यार। तो खट्टर साहब के साथ वो बनी हुई, पहले वो थे आसमान में, अब है जमीन पे, और जमीन पे तो फिर लेवल आई कांटेक्ट वाली बात होगी, फिर बराबरी का बेरा लग गया। हाँ। तो अभी उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मैदान पड़े हैं।